ओके आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ वाला चैप्टर। एंड एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का चैप्टर नॉट ओनली फॉर CS EET बट आपके ओवरऑल CS करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ की तो हम लोग कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 की। और कंपनीज एक्ट 2013 के ही जितने रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस हैं उन्हीं को चेक करना काम होता है बेसिकली किसका? कंपनी सेक्रेटरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में। सबसे पहले तो हम लोग ने ये देखा था कि कंपनी वर्ड कहां से डिराइव्ड है, बताइए कहां से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड से। कंपनी वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, कॉम जिसका मतलब होता है विद और टुगेदर, और पैनिस जिसका मतलब होता है ब्रेड। पहले के टाइम पे लोग फेस्टिवल गैदरिंग्स में साथ में मिलके मील्स लेते थे, डिनर करते थे, लंच करते थे और वहीं पर ही बिजनेस मैटर्स डिस्कस कर लेते थे। धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि बिजनेस मैटर्स अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनको फेस्टिव गैदरिंग में डिस्कस नहीं किया जा सकता और इसके लिए एक सेपरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की रिक्वायरमेंट है। इस सेपरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कहा जाता है? कंपनी। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यही लिखा हुआ है, एंड इट ओरिजिनली रेफर टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट डू वी मीन बाय इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मेड बाय अ एक्ट। जिसको भी किसी एक्ट द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी को कौन से एक्ट द्वारा बनाया गया है? कंपनीज एक्ट। इसलिए कंपनी भी एक तरीके की कॉर्पोरेशन हो जाएगी। तो देखिए लिखा है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज द पर्सन्स कंपोजिंग इट आर मेड इनटू वन बॉडी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द लॉ and clothing it with legal personality. The word corporation, मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेशन वर्ड कहां से डिराइव्ड है? लैटिन टर्म कॉर्पस विच मीन्स द बॉडी। ओके, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कंपनी में कुछ नेचुरल पर्सन होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, क्या आप बता सकते हो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब नेचुरल होते हैं। और क्या आप बता सकते हो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल कौन है? कंपनी खुद। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, जबकि कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब नेचुरल पर्सन माने जाते हैं। तभी देखिए लिखा है, कंपनी एक एसोसिएशन है जिसमें नेचुरल पर्सन भी होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। Under the existing law of a country, in terms of section 2 subsection 20, company means, ये definition दी है कंपनी की, मार्क कर लीजिए। Company means a company incorporated under this act or under any previous company law। यानी कंपनीज एक्ट के अंडर जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको क्या माना जाएगा? कंपनी। तो हमको एक बात बताइए, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई कंपनी, अच्छा कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। अगर मान लीजिए कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बनाई गई है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइन लिखी है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये दिस एक्ट कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में सारे पुराने कंपनीज एक्ट आ जाएंगे, यानी कंपनीज एक्ट 1956 भी इसमें इंक्लूड मान लिया जाएगा। ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट आ जाइए, जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपनी के। सबसे पहला फीचर देखिए कौन सा होता है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? किसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है? कंपनी की। सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग हैं। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बताइए केस कौन करेगा? कंपनी खुद। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी कैन स्यू ऑन इट्स ओन नेम। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? स्यू ऑन इट्स ओन नेम मतलब कंपनी अपने खुद के नाम पे केस कर सकती है।
यानी कंपनी इज हैविंग एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका एक बड़ा फेमस केस पढ़ा है हमने, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? सैल्मन वर्सेस सैल्मन। सैल्मन वर्सेस सैल्मन वो फेमस केस है किस चीज का? सेपरेट लीगल एंटिटी का। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन से फीचर है ये कि यहाँ पे लिखा था सैल्मन का केस। क्या आपको सैल्मन का केस याद है क्या हुआ था सैल्मन के केस में? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द केस ऑफ सैल्मन? सैल्मन का किस चीज का बिजनेस था बताइए? बूट मैन्युफैक्चरिंग, शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था सैल्मन का। और उसके बाद सैल्मन ने अपनी एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में वो, उसके वाइफ और उसके बच्चे ये सब शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। फिर उसने अपना पूरा का पूरा बिजनेस उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था। अब जब क्रेडिटर्स ने पैसा मांगा, एंड सैल्मन वाज आल्सो वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जब आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स ने पैसा मांगा तो आउटसाइडर क्रेडिटर्स ने कहा सैल्मन को पैसा ना दीजिए क्योंकि ये कंपनी सैल्मन की ही है। कोर्ट ने क्या डिसीजन पास किया था? सैल्मन की ही कंपनी मानी जाएगी कि कंपनी और सैल्मन को अलग माना जाएगा? कंपनी अलग है, सैल्मन अलग है, एंड दैट इज व्हाई सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया। इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखिए कौन सा होता है? लिमिटेड लायबिलिटी। बताइए कंपनी के अंदर किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? शेयर होल्डर्स की। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू विच अमाउंट? अप टू विच अमाउंट? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर लिया है, ठीक है, उसने 10 के 10 रुपए दे दिए हैं, अब बताइए उस शेयर होल्डर से मैक्सिमम कितना पैसा मांगा जा सकता है? 0, कुछ भी नहीं मांग सकते क्योंकि उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी थी? 10 रुपए की। अगर एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर लिया है और उसने 6 रुपए दे दिए हैं, उससे कितना पैसा मांगा जा सकता है? सिर्फ 4 रुपीज। यानी जितना भी अनपेड अमाउंट है, ओनली दैट अमाउंट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। अगर मान लीजिए कंपनी लॉसेस में जा रही है, इंसॉल्वेंट होने जा रही है, व्हाट डू वी मीन बाय इंसॉल्वेंट? बंद होने वाली है, ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या हम शेयर होल्डर से पैसा मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। क्या आप बता सकते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। जितने का भी लॉस होगा उनको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म में भी जितने का भी लॉस होगा वो पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। अगर उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया है तो चाहे कंपनी बंद क्यों ना हो जाए, कितना भी लोन क्यों ना हो, शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगाया जा सकता। अब हमको एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? माय क्वेश्चन इज, हमने पहले आपसे पूछा शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड की अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब जितना भी लॉस होगा वो अल्टीमेटली किसको बियर करना है? कंपनी को। कंपनी अपने फंड से, अपने अकाउंट से जितना मैक्सिमम दे पाएगी वो सब उसको देना पड़ेगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। ओके, थर्ड फीचर देखते हैं। थर्ड फीचर कौन सा है? परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन का? मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी कीप्स ऑन गोइंग फॉरएवर। एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, एक दुकान थी और उसका एक दुकानदार था। अगर उस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होगा? खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर्स की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप क्या होगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 5 मेंबर्स थे, पांचों मेंबर्स की डेथ हो गई, क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? नो, अ कंपनी इज मेड बाय लॉ।
and only the law can dissolve. तो मेंबर्स के आने या मेंबर्स के जाने से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। 3 फीचर्स हो गए, बताइए पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सेकंड कौन सा था? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की होती है कि कंपनी की होती है? मेंबर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर? ये दोनों अलग होते हैं कि सेम होते हैं? अलग होते हैं। मेंबर कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। अच्छा, तो फिर हमें तीनों बताओ, डायरेक्टर, मेंबर और शेयर होल्डर ये तीनों सेम होते हैं कि अलग होते हैं? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? एब्सोल्युटली। तो मेंबर्स कौन होते हैं? हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी? मेंबर एंड शेयर होल्डर सेम होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं एज ऑफ नाउ। लेकिन 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 मेंबर और शेयर होल्डर सेम होते हैं अभी के लिए। अभी के लिए मतलब जब आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे तब आप ये सीखेंगे कि मेंबर और शेयर होल्डर में भी फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन अभी हम उस इन डेप्थ लेवल पे नहीं जाएंगे। फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर द सेम। क्या आप हमको बता सकते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 2 कि 7? प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक में? पब्लिक में 3। 4 ऑप्शन दे। 3 4 5 6। अच्छा 4 5 6 7। 7? इतना डाउट है? 10 दिन बाद पेपर है आपका, ऐसे कैसे डाउट में बैठे हो भाई? 3 होते हैं कंफर्म? अच्छा, तुमने सोचा हम कंफर्म गलत जवाब देंगे, है ना? कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में? अरे 7 होते हैं भाई। 3 क्या चीज थी? जो आपको 3 याद आया वो कुछ होता था, बताओ क्या होता था? डायरेक्टर्स होते थे। मिनिमम नंबर मेंबर्स नहीं, मेंबर 7 होते हैं और डायरेक्टर्स 3 होते हैं, ठीक है? पब्लिक कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 कि अनलिमिटेड? 200। अच्छा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में 3, ठीक है? बेटा ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए इस टाइम, ये सब तो तुरंत बता देना चाहिए आपको। कितने दिनों बाद एग्जाम है आपका? आपको ये तो नहीं लग रहा अगले साल नवंबर में है? वो गलत दिया है बेटा, दैट आंसर इज रॉन्ग, ठीक है? वो टेस्ट में जो आंसर था आई थिंक उसमें 3 ऑप्शन था, दैट वाज रॉन्ग, ओके? अच्छा, उससे मतलब नहीं, जो सही है वो याद रखो, ठीक है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक में मेंबर्स मिनिमम 7, डायरेक्टर्स 3, पब्लिक में और प्राइवेट में 2, ओके? आपको ये तो नहीं लग रहा अगले साल नवंबर में पेपर है? अभी है इसी साल, अगले साल नवंबर तक तो आप एग्जीक्यूटिव का पेपर दे चुके होंगे। चलो, परपेचुअल सक्सेशन के बाद अगला फीचर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी और शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। कंपनी जो लैंड खरीदेगी, कंपनी जो प्रॉपर्टी खरीदेगी, वो किसके नाम पे खरीदेगी? अपने नाम पे। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन and entirely distinct from its member is capable of owning and enjoying and disposing of the property on its own। यानी कंपनी अपने मन से अपने नाम पे प्रॉपर्टी की खरीद बेच कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, चलिए बताइए, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल रिस्ट्रिक्टेड होता है कि प्रोहिबिटेड होता है? इन अ प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड? रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी में शेयर पब्लिक को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपने ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दे सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड? फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी पब्लिक कंपनी का शेयर किसी को भी दिया जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड शब्द में क्या फर्क है? प्रोहिबिटेड मतलब बिल्कुल भी मना है, किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड में क्या मतलब होता है? कुछ को अलाउड है, कुछ को नॉट अलाउड है। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, हम अपनी फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं लेकिन नॉर्मल पब्लिक को नहीं दे सकते। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल।
हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर, द शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, शेयर्स जो होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी that is freely transferable so that no shareholder is permanently or necessarily wedded to the company। वहीं पर ही इसी पॉइंट पे लिख लीजिए फिफ्थ वाले पे, the share transferability in case of private company, लिख लीजिए in case of private company transferability of share is restricted। लिखिए in case of private company transferability of share is restricted and in case of public company shares are freely transferable। याद रहेगा, 5 फीचर्स हो गए, बताओ पहला कौन सा था, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ सेपरेट प्रॉपर्टी, फिफ्थ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सिक्स्थ कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कौन केस कर सकता है अपने नाम पे, कंपनी। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है। और अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है तो बताइए कंपनी के ऊपर केस होगा या मेंबर्स के ऊपर केस होगा, कंपनी के ऊपर। यानी कंपनी अपने नाम पे केस कर भी सकती है और कंपनी के नाम पे केस हो भी सकता है। A company being a body corporate can sue and be sued on its own name। To sue means, sue करने का मतलब क्या हुआ, लीगल एक्शन लेना, केस करना। लॉ में केस करने को हम लोग क्या कहते हैं, sue करना, ओके। To bring a suit in a court of law। All legal proceeding against the company are to be instituted in its own name। तो अगर हमें कंपनी के खिलाफ कोई केस करना है तो वो किसके नाम पे किया जाएगा, कंपनी के नाम पर। नेक्स्ट आइए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम। मान लीजिए रिलायंस कंपनी को एक लैंड खरीदनी है, ठीक है, तो बताइए रिलायंस कंपनी वो लैंड किसके नाम पे खरीदेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे कि मुकेश अंबानी के नाम पे, रिलायंस के नाम पे, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। और अगर कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है तो वो अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ओके। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड देन लिमिटेशन ऑफ एक्शन। What do we mean by memorandum of association? What are the two important documents, charter documents of the company? Memorandum of association and articles of association। अच्छा ये बताओ memorandum of association और article of association में primary कौन सा है, secondary कौन सा है? Which is the primary document of the company? Memorandum of association। अच्छा एक बात बताइए, अगर memorandum of association और article of association में conflict आ जाता है, यानी मेमोरेंडम में कुछ और लिखा है, आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है, तो बताइए किसकी बात मानी जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अच्छा अगर कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है और मेमोरेंडम में कुछ और लिखा है तो किसकी बात मानी जाएगी, कंपनीज एक्ट की। सबसे ऊपर कौन होता है, कंपनीज एक्ट, फिर मेमोरेंडम और फिर आर्टिकल्स। यानी हम लोग ये कहते हैं आर्टिकल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम, ओके। तो सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट हो गया, फिर मेमोरेंडम हो गया, फिर आर्टिकल हो गया। एक कंपनी का स्कोप कहां लिखा होता है, मेमोरेंडम में कि आर्टिकल्स में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनी, ठीक है। और कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कहां लिखे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। क्या कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा सकती है, क्या कहते हैं उसे? If a company goes beyond its memorandum, then it is called ultra vires। सुना है ये शब्द, beyond the memorandum। तैयारी चल नहीं रही है, हमारा पेपर नहीं है। आप इतनी उम्मीद से हमको देख रहे हैं कि देखें इनको याद है कि नहीं, हमारा नहीं है, आपका है। और ना ही आप हमें ले जा सकते हैं साथ में, ऐसा पॉसिबिलिटी होती तो हम जरूर चल चलते। रिवाइज किया था ये चैप्टर कि सोचा था वही मैम ही करा देंगी, रिवाइज करके आए थे घर से, नहीं किया? कौन कराएगा बेटा रिवाइज, आप सोच रहे हो आप ही कराएंगे और कौन कराएगा ना। बियॉन्ड द मेमोरेंडम इज व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है मेमोरेंडम के बियॉन्ड। एंड ऑल द एक्ट्स विच आर बियॉन्ड द मेमोरेंडम, बताइए वो वैलिड होते हैं कि वॉइड होते हैं?
void. What do we mean by the word void? Invalid. ठीक है, ए void is invalid. और अगर कोई चीज मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, यानी मान लीजिए आपके मेमोरेंडम में लिखा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, हम शर्ट क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी और चीज का काम करना शुरू कर दिया तो आपका ये एक्ट क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड, दैट इज void. सो अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम. देखिए लिखा है, अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन द मेमोरेंडम. The memorandum of association regulates the power and fixes the objects of the company. कंपनी के ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में लिखे हैं और कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती. कितने फीचर्स पढ़ लिए अभी तक हम लोगों ने? 8. पहला बताइए कौन सा था? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी. थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन. फोर्थ, सेपरेट प्रॉपर्टी. फिफ्थ, ट्रांसफरेबिलिटी. सिक्स्थ ढूंढ लो बुक में, बुक तो है आपके हाथ में. सिक्स्थ कौन सा था? कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड. सेवेंथ, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी. एंड एट्थ, लिमिटेशन ऑफ एक्शन. प्राइवेट कंपनी के शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि प्रोहिबिटेड होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड. पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी फ्रीली अलाउड. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2. पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7. पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. क्वेश्चन प्रोसेस होने में आपको 1 मिनट लगता है. अपने दिमाग में वाईफाई लगवाओ. जब हम क्वेश्चन बोलते 2 मिनट आपका ऐसे वो नेटवर्क चला जाता है पहले, तो फिर आप प्रोसेस करके बोलते हैं. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड 200. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. नेटवर्क नहीं आ रहा, एंटीना खोलो अपना भैया. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2. पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3. ठीक है. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, एनी मेंबर. ठीक है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल कीप ऑन गोइंग फॉरएवर. सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? कंपनी की प्रॉपर्टी अलग और शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी अलग. सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फेमस केस कौन सा था? सैलमन वर्सेस सैलमन. लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स. मेमोरेंडम प्राइमरी होता है कि आर्टिकल्स? मेमोरेंडम. एक्ट में और मेमोरेंडम में क्या प्रिवेल करेगा? कंपनीज एक्ट. ओके. अ कंपनी कैन गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम. ट्रू और फॉल्स? क्या फॉल्स है इसमें? अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम. एंड इफ अ कंपनी गोज बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम, देन द ट्रांजैक्शन विल बी इनवैलिड. और इसको कहा किया जाता है अल्ट्रा वायर्स. नेक्स्ट इज सेपरेट मैनेजमेंट. सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? कंपनी के ओनर्स कौन है बताइए? शेयर होल्डर. और कंपनी मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यानी कंपनी के ओनर्स है शेयर होल्डर्स, लेकिन मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. दैट मीन्स देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एज ऑलरेडी नोटेड, members may derive profits without being burdened with the management of the company. They do not have effective and intimate control over its working. And elect their representative. shareholders अपने representative elect करते हैं. बताइए उनको क्या कहते हैं? directors. directors को collectively क्या कहते हैं? board of directors. ये सारे नाम सुने हैं ना? okay. वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. बताइए कंपनी बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट के लिए. क्या कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती? सेक्शन 8. ये बड़ा याद था आपको, ये सबको आता था आंसर. वो कौन सी कंपनीज है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती हैं? सेक्शन 8 कंपनीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए लिखा है ओनली अ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विथ नो प्रॉफिट मोटिव. टर्मिनेशन. हाँ बेटा, हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं. सेक्शन 8 तो इनका सेक्शन है जो कंपनीज एक्ट में दिया है. एक्चुअली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ओके.
टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने, और कंपनी को डिसॉल्व भी सिर्फ कौन कर सकता है? लॉ. अ कंपनी बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट एंड आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट डाई अ नेचुरल डेथ. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कैरीज ऑन इट्स अफेयर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इज अल्टीमेटली इफेस्ड बाय लॉ. तो लॉ ने ही कंपनी को बनाया है और अल्टीमेटली लॉ द्वारा ही कंपनी को खत्म किया जाएगा. कितने फीचर्स पढ़ लिए हम लोगों ने? किसके फीचर्स थे बताइए? ये कंपनी के 11 फीचर्स थे, बता सकते हैं सारे? फर्स्ट बताइए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी. थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन. फोर्थ, सेपरेट प्रॉपर्टी. फिफ्थ, ट्रांसफरेबिलिटी. सिक्स्थ, कैपेसिटी टू sue and being sued. सेवेंथ, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स. पक्का? अच्छा. एट्थ, लिमिटेशन ऑफ एक्शन. नाइन्थ, रुक जाओ, आसान कर दे रहे हैं आपके लिए, अब बता दो, ठीक है? नाइन्थ, सेपरेट मैनेजमेंट. देख के भी नहीं बता पा रहे हैं कहाँ लिखा है? नाइन्थ, सेपरेट मैनेजमेंट. 10th, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. 11th, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, ये 11 फीचर्स हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के. अब बात करते हैं नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस की. Though it is established through judicial decision that a company cannot be a citizen, yet it has a nationality, domicile and residence. कह रहे कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी का नेशनैलिटी भी होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस भी होता है. सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन की जाती है? बाय बर्थ. कंपनी विल नॉट बी अ सिटीजन बट कंपनी हैज अ नेशनैलिटी, रेसिडेंस एंड डोमिसाइल. डोमिसाइल मीन्स कहाँ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है. ओके, अगर वो इंडिया में बनी हुई है तो वो इंडियन कंपनी है, अगर वो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो फॉरेन कंपनी है. तो कंपनी की क्या चीज नहीं होती है? सिटीजनशिप. और क्या क्या होता है? नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस. नेक्स्ट आ जाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील? इसका मतलब क्या होता था बताइए? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील आता है, बता नहीं पा रहे हो कि आता ही नहीं है, भूल गए ये क्या होता था? कभी पढ़ा है ये शब्द, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील? एक बार लेक्चर दोबारा देखिएगा सारे, ठीक है? फटाफट इनटू 2 वाली स्पीड में करके पूरा लेक्चर दोबारा. अभी तो हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ बिकॉज सब कुछ पॉसिबल नहीं है इतने में करना. बट जो भी आपके ओरिजिनल लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स, उनको अच्छे से इनटू 2 की स्पीड में करके दोबारा देखिएगा. लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, व्हाट डू वी मीन बाय व्हील? पर्दा. कंपनी के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, बताइए किस चीज का? कि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर्स अलग हैं. लेकिन अगर कंपनी के पीछे के शेयर होल्डर्स कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो इस पर्दे को उठा दिया जाएगा. और पर्दे को उठा के पीछे क्या देखेंगे? कि कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों सेम हैं. तो हमको एक बात बताइए, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील की सिचुएशन में क्या शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी? बताइए सोच के. लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या हुआ? कंपनी के ऊपर एक पर्दा पड़ा था, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है. लेकिन जब हमें पता चला कि भैया फ्रॉड चल रहा है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो फ्रॉड कर नहीं सकती, तो वो फ्रॉड कर कौन रहा होगा? शेयर होल्डर्स. और जब हमने ये पर्दा उठाया तो हमने देखा कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम हैं, तो जो भी लॉसेस हुए उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? शेयर होल्डर्स की. Therefore, in such cases, their liability will be unlimited. Okay, lifting of the corporate wheel याद आ गया? तो देखिए, it means company has a separate legal entity from the persons constituting it. Indeed, the theory of corporate entities is still the basic principle on which whole law of corporation is based. But separate personality is a statutory privilege. It must be used for legitimate purpose. कह रहे हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, एक बेनिफिट आपको दिया गया है जो आप सिर्फ अपने लीगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. और अगर इलीगल पर्पसेस के लिए आपने यूज किया तो क्या किया जाएगा? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा. Where fraudulent and dishonest use is made of the legal entity,
इंडिविजुअल कंसर्न्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर, और क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। ओके, लिफ्टिंग और द पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा तो शेयर होल्डर्स को और कंपनी को दोनों को सेम माना जाएगा। याद आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ये केसेस थे, आई होप सबने कर लिए होंगे, ये छोटे छोटे केसेस थे, यस, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, कंपनी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कैन यू टेल मी एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप? कंपनी और पार्टनरशिप में कोई दो फर्क बताइए। पहला डिफरेंस, ओके, पहला डिफरेंस ये आ गया, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा डिफरेंस, ओके, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। और कोई डिफरेंस? डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट्स, कोई और डिफरेंस? अच्छा, दो पूछे तो दो ही बताए आपने, तीसरा बताइए जल्दी से। पार्टनरशिप, ओके, पार्टनरशिप अनइनकॉर्पोरेटेड होती है जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ एक्ट, ठीक है। अच्छा ये बताइए, पार्टनर्स के बीच में जो रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कहाँ लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन, ये सब कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, फाइन। अगर पार्टनर्स, परपेचुअल सक्सेशन होता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन, दो पार्टनर्स थे दोनों मर गए, पार्टनरशिप फर्म का क्या हुआ, खत्म। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है। इसके डिफरेंसेस भी, कोई डाउट अगर बीच में हो आपका कोई पॉइंट तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको डिटेल में नहीं एक एक पॉइंट कवर करेंगे। अच्छा, व्हाट वाज हिंदू, हाँ बेटा, 7th पॉइंट, ओके, 7th पॉइंट पे आइए जरा। रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स अथॉरिटी contained in partnership contract do not bound the outsider, whereas such restrictions incorporated in the articles are effective because public are bound to acquaint themselves with them। देखिए ये पॉइंट समझिए, जो पार्टनरशिप डीड होती है, बताइए ये पार्टनर्स के बीच का अपना डॉक्यूमेंट होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है? पार्टनर्स के बीच का डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक इसको व्यू नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कोई भी चाहे तो उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को देख सकता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ए और बी की पार्टनरशिप है और उनके बीच में पार्टनरशिप डीड बनी। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि मिस्टर बी जो है वो कैश कलेक्ट नहीं करेंगे, ये उनके बीच में आपस में डिसाइड हुआ कि मिस्टर बी कैश कलेक्ट नहीं करेंगे। ये बात बताइए किसको किसको पता होगी? ए को और बी को। आउटसाइडर्स आर नॉट बाउंड टू नो, क्योंकि आउटसाइडर्स ने तो पार्टनरशिप डीड पढ़ी ही नहीं। अगर कोई आउटसाइडर गलती से मिस्टर बी को पेमेंट दे देता है तो बताओ आउटसाइडर की गलती हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि आउटसाइडर को तो पता ही नहीं था पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। सेम चीज कंपनी में आइए, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि सच एंड सच डायरेक्टर को पेमेंट नहीं रिसीव करनी है, तो बताइए किसकी गलती होगी? आउटसाइडर की होगी कि नहीं होगी? यस, बिकॉज आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू नो व्हाट इज रिटन इन द आर्टिकल्स। जब आउटसाइडर पेमेंट करने आएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आउटसाइडर को कंपनी का आर्टिकल पढ़ना चाहिए था। तो यहां देखो पॉइंट क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स अथॉरिटी। पार्टनर्स की अथॉरिटी में हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं, डू नॉट बाइंड द आउटसाइडर, वो आउटसाइडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आउटसाइडर को पता ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। लेकिन सच रिस्ट्रिक्शंस इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल्स, अगर यही रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं तो बताइए आउटसाइडर को पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था? यस, पढ़ना चाहिए था, बिकॉज दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। आ गया 7th पॉइंट, ओके फाइन। व्हाट इज अ हिंदू जॉइंट फैमिली? HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है, जिसमें हेड कौन होता है? कर्ता, ओके। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और HUF में कोई दो डिफरेंसेस बताइए। ओके, HUF जो है वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के बीच में ही होती है। अच्छा, अगर हम एक लाइन बोलें तो बताना ट्रू एंड फॉल्स।
कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, जबकि HUF के मेंबर्स होमोजीनियस होते हैं। ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज दिस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? एक जैसे मेंबर्स को क्या कहते हैं? होमोजीनियस। अलग अलग मेंबर्स को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं क्या सब एक जैसे होते हैं? रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे मेंबर्स शुड बिलोंग टू द सेम फैमिली। आउटसाइडर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ HUF। ओके। कर्ता की लाइबिलिटी बताइए लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ओके। आज इस चैप्टर को कराने के बाद हम इसका टेस्ट लेंगे आपका। मंडे को ले ले। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिवाइज। टुडे इज फ्राइडे, नो? हाँ, सफिशिएंट है। मंडे को इसका टेस्ट लेंगे हम इस चैप्टर का सिर्फ, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, आप जहां चाहो यहाँ आके देना चाहो तो आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आके दे दीजिएगा, ठीक है? हमें टेस्ट लेना है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन से देना है, प्लैनेट में, सैटेलाइट में बैठ के देना, जहां देना है दो। आई वॉन्ट टू टेक द टेस्ट बिकॉज आई एम सीइंग कि इस चैप्टर में आपका रिविजन लेवल बहुत कम है। हर टॉपिक में आप ऐसे हमको देख रहे हैं जैसे ये कब पढ़ाया, ये क्या होता है, ये कौन सी चीज आ गई आज नई। तो ऐसे एक्सप्रेशन देके आप हमको बहुत डरा रहे हैं, हम अंदर से सहम गए हैं बिल्कुल। हम तो एकदम उम्मीद लगाए बैठे थे हमारे बच्चों के 200 में के ऊपर ना निकल जाए नंबर। हाँ, हम तो यही सपने देख रहे थे कि कुछ एक आध बच्चों के तो 200 में से 230 आ जाएंगे, ओवर परफॉर्मेंस ना कर दें। यहाँ तो आपके 100 भी मुश्किल नजर आ रहे हैं हमको। ऐसे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बट सब में आपका एक्सप्रेशन ऐसे, ये क्या था, ये इसी सब्जेक्ट में था, हमारी बुक में तो नहीं दिया हुआ था। ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रखे भाई? इसका टेस्ट, आपका जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका टेस्ट हो चुका है? हो चुका है, परसों ही हुआ है। अरे बाप रे बाप, फिर ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो, ये क्या था? अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग घर पे CSET के लिए? 2 घंटा? बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी सब लोग 2 से ज्यादा कि कम? कि आधे घंटे बस एक बार टर्न कर लिया? 2.5? अच्छा, 2 से ज्यादा 2.5 घंटे। अच्छा, हमें लगा 2 से ज्यादा पढ़ते 2.25 घंटे तक हो जाता है हमारा। बेटा बहुत ज्यादा हल्के में ना लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा अगर CSET पास नहीं हुए। सबसे पहली बात तो बताएं, अगर CSET आप पास नहीं होंगे तो घर वाले CS छुड़वा देंगे कि जब एंट्रेंस ना हो पाया आपसे। आपको पता है एंट्रेंस सबसे इजी होता है। हम तो बल्कि आज ये सोचकर आए थे कि आप सब एकदम इसमें एकदम फटाफट से आंसर देंगे, तो हम तो कहने जा रहे थे आपसे कि एग्जीक्यूटिव का 1-2 सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए। जून में पेपर है आपका एग्जीक्यूटिव का, एंड एग्जीक्यूटिव इज टफेस्ट। आपको पता है प्रोफेशनल से ज्यादा एग्जीक्यूटिव टफ होता है। ये तो कुछ नहीं, ये तो लॉलीपॉप है। हाँ, ये एक्चुअल में लॉलीपॉप है, इंस्टीट्यूट लॉलीपॉप देता है कि भैया आ जाओ, फिर एक्चुअल में समझ में आता है एग्जीक्यूटिव में। तो आप जितना हल्की में लेके चल रहे हैं ना, ये चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता। हम तो ये सोच कर आए थे कि जो कॉमन चैप्टर्स हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ कॉमन है, टॉर्ट्स कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन है, हमने तो सोचा था कि ये तो हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एकदम सब रटे बैठे होंगे। और हमने सोचा था कि ये आपका हो गया है तो जो जो एग्जीक्यूटिव के कॉमन चैप्टर्स हैं, उनके एग्जीक्यूटिव के चैप्टर्स हम आपको देना शुरू कर देंगे कि उसकी पढ़ाई शुरू करिए, ताकि जून के लिए आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ तो उल्टा ही सीन चल रहा है बिल्कुल। एक्चुअली में CSET कोई बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी ना होने वाला है आपकी लाइफ का। ये तो एंट्रेंस का मतलब ही क्या हुआ? देन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द प्रोफेशन। और एग्जीक्यूटिव में अगर आप कुछ सीनियर्स को जानते होंगे तभी CS कर रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा एग्जीक्यूटिव में कैसा होता है, क्या होता है। तो 2 घंटे तो बेटा, 2 घंटे से ज्यादा तो स्कूल में पढ़ लेते होगे आप। 2 घंटे से ज्यादा हमारे वो जनवरी वाला बैच पढ़ रहा है, सच बता रहे हैं। जनवरी वाला बैच अभी आता है शाम को, आप उनसे पूछिएगा, आपसे ज्यादा अच्छी सिचुएशन उनकी है। 4-5 घंटे पढ़ते, नोट्स बनाते सारे चैप्टर्स के। आपके नोट्स बने हुए सबके? फिर कहाँ बना के रद्दीम भेज दिए? फिर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो, ये क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, ये क्या होता है? ऐसे कैसे एक्सप्रेशन? और ये इसी चैप्टर का हाल है कि सब में यही है? ये ऐसा तो नहीं है आपके साथ, ये तो मैम फिर भी आता है, ये सिचुएशन तो नहीं कि मैम ये तो फिर भी आता है, बाकी सब में तो और ही कुछ नहीं पता। इसी में नहीं है, बाकी सब आता है ना? सच बोल रहे हो ना पक्का? हम पेपर देने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं नवंबर वाला। फिर ऐसा मत करिए, बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। हमने तो पेपर में कॉलम वॉलम बुक करा लिया कि हमारे बच्चों के टॉप में नंबर आएंगे। देखते हो ना हर बार पेपर में आता है, तो इस बार पूरा हमने आपके लिए पूरा कॉलम वॉलम सेट कर लिया। हमारे बच्चों के टॉप में नंबर आएंगे, सबके पेपर फोटो आएगी,
सबके आपकी बढ़िया बढ़िया फोटो भी ढूंढने लग गए हम, आप लोग अपना कंटेंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब आप कहेंगे फोटो हम खिंचवा के दे देंगे अपनी अच्छी, है ना, फोटो की आप टेंशन ना लीजिए, वो तो हम बढ़िया सी सेल्फी लेके दे देंगे। ये चैप्टर आज आपको रिवाइज करना है, ठीक है। मंडे को हम आपका टेस्ट लेंगे। और एक बात और बताओ, जो आपका ऐप पे टेस्ट होता है ऑनलाइन, वो बुक से देख के देते हो ना? अच्छा, बुक से नहीं, गूगल से। आपने कहा नहीं बुक से बिल्कुल नहीं देखते, पक्का गॉड प्रॉमिस बुक से नहीं देखते, हम तो फ्रेंड को बगल में बिठा लेते हैं। किसी से पूछ के करते हो? अपने आप करते हो? पक्का गूगल से हेल्प लेते हो? सारे सब बच्चे अपने आप करते हैं ना? ये भी झूठ बोल रहे हो, गॉड प्रॉमिस करके बताओ। अब गॉड प्रॉमिस भी नहीं निकलेगा आपसे, कहेंगे नहीं एक टेस्ट में देखा तो था हमने। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी अ टेस्ट। कोशिश करिएगा, पॉसिबल हो तो आके ही दे दीजिएगा, ठीक है? देंगे सब लोग? सिर्फ ऑफलाइन मोड पे करते हैं? आ जाना बेटा, क्या दिक्कत है? दूर पड़ता, अरे एक दिन ठीक, दूर पास क्या, अभी तो ऑफिस जाएंगे आप एग्जीक्यूटिव के बाद, वो बहुत दूर दूर भेजेंगे। चलो ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल करा देंगे, बट आई विल ट्राई टू मेक एन ऑप्शन कि आप ऑफलाइन भी आके दें, जिसको जिसको देना है, जो जो एटलीस्ट आ सकता है, ठीक है, वो आके। कहाँ रहते हो आप? अच्छा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ना आना, ठीक है। तो जो बच्चे लोकल के हैं उनके लिए हम कंपलसरी कर देंगे, और आपके घर वालों से बड़े दिन से बात नहीं हुई हमारी, जरा पूछ लें, दिवाली वाली का कुछ विशेष कर लें, बता दें क्या कंडीशन चल रही है। और मंडे को आपका टेस्ट लेंगे हम इस चैप्टर का, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का, 50 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। हमें 49 नहीं चाहिए किसी के। अब आप कहेंगे 49 आ भी नहीं सकते, 48 आएंगे तो कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे ये कैसे हुआ, हमें 50 में 50 चाहिए। आ गई बात समझ में? यानी जो मंडे को आपका टेस्ट होगा उसमें आपको इनफैक्ट 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, सिर्फ 25 क्वेश्चन देंगे हम आपको, जिसके पासिंग मार्क्स 50 हैं। और अगर आपके 50 में से कम आए, अगर 48 आए किसी के, हम एग्जाम देने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं, सच बोल रहे हैं बिल्कुल। हम ऐसी कंडीशन में अपने बच्चों को जाने नहीं देंगे, हमें टॉप रिजल्ट चाहिए, 200 में से 200 चाहिए हमको। तो फिलहाल इस चैप्टर के साथ तो ये होने वाला है, जो करना है कर दीजिए। अभी तक जो 2-2 घंटे पढ़ रहे हो ना, अब 15 घंटे 16 घंटे जितने लगाने हो लगा लीजिए। अब आपको लग रहा है 15-16 होते ही कहाँ है दिन में, कितने घंटे होते हैं? थैंक गॉड, ये पता था। आप कहेंगे आजकल तो 15-16 ही हो रहे हैं, उसमें से 2 घंटे निकाल लेते हैं। तो दिवाली दशहरा सब भूल जाइए, आई वॉन्ट 50 on 50। और इस टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो आप अपने मम्मी पापा के साथ आएंगे कलेक्ट करने। आ गई बात समझ में? तो जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके मम्मी पापा से हम खुद फोन करके बात करेंगे, और जो लोकल के हैं वो मम्मी पापा को ले आए, नहीं तो हम आपके घर आ जाएंगे आपका रिजल्ट लेके, ठीक है। ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाना चाहिए एकदम टिप्स पे। चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जरा बताइए। फिलहाल तो आई डोंट थिंक आज हम इसको, अभी तो हम यहीं पहुंचे हैं सिर्फ, हमने तो सोचा था फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम 2 घंटे पे पूरा रिवाइज करा देंगे, बट आई थिंक इट विल नॉट बी पॉसिबल। ट्राई करते हैं जितना 2 घंटे में अपना कंप्लीट होता है, ठीक है, अदरवाइज आई विल सी हाउ आई विल कंप्लीट दिस, ओके, रिमेनिंग चैप्टर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बताइए क्या होती है? व्हाट इज एन एलएलपी? किसका किसका मिक्सचर होता है? पार्टनरशिप का और कंपनी का। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली पार्टनरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली पार्टनर्स जो होते हैं उसमें से 2 पार्टनर्स, कम से कम कौन से पार्टनर्स होने चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये याद है, जो 2 पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उनको कहा जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ओके। चलो, प्रोविजंस में आते हैं। डिसएडवांटेजेस तो रीड कर लीजिएगा अपने आप, जर्नी ऑफ इंडियन कंपनी लॉ भी पढ़ लेंगे आप। एक ये याद रख लेना कि कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सी कमिटी ने इंट्रोड्यूस किया था? जे ईरानी कमिटी। ये याद है? अब सब याद आ रहा है आपको फटाफट, मम्मी पापा का नाम लेते ही सब फटाफट याद आने लग गया ना, रिजल्ट टेस्ट एकदम से आंखें खुल गई, क्या हो गया? अच्छा, अब हम लोग प्रोविजन स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट के। डायरेक्टली आइए, हाँ, टाइप्स ऑफ कंपनी में आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में फिर से बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है कि प्रोहिबिटेड? रिस्ट्रिक्टेड।
प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को दे सकती है? नहीं दे सकती है, ठीक है। 1% कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1। एंड 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी भी एक तरीके की कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। तो देखिए लिखा है कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द काइंड्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। ये सारी टाइप्स ऑफ कंपनी है जो अभी नीचे डिफाइंड होंगी। हम लोग डेफिनेशन से चलते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी में लिखा है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। इस लाइन का मतलब बताइए, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 होते हैं कि ओपीसी में मैक्सिमम 200 होते हैं? प्राइवेट कंपनी में। तो ये लाइन क्या लिखी है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। 1% कंपनी को छोड़ के बाकी सारी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 200। तो फिर ओपीसी में मैक्सिमम कितने होते हैं? 1। ओके। इसके बाद ये कह रहे हैं प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर्स बेचने के लिए। पब्लिक कंपनी की जरा बात करते हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताइए। 53। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, बेटा तुम ध्यान से क्वेश्चन में देखना, मेंबर पूछा है, डायरेक्टर पूछा है, ठीक है। मेंबर कितने होते हैं? 7। डायरेक्टर कितने होते हैं? 3। और मैक्सिमम कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बताइए कितनी होती है प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है कि नहीं होती है? पढ़ा है ऐसा कुछ? ना हाँ में बोल पा रहे ना में बोल पा रहे, लिखा भी हुआ है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ भी नहीं होती है, फिलहाल लॉ में लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है द मिनिमम पेड अप कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 लाख 3 लाख 4 लाख एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। या अगर मान लो लिखा होता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख नो सच लिमिट हैज येट बीन प्रिस्क्राइब्ड, तो नो सच लिमिट हैज येट बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। यानी पहले एक टाइम पे मिनिमम पेड अप कैपिटल हुआ करती थी 1 लाख एंड 5 लाख, लेकिन अब वो 1 लाख 5 लाख की लिमिट हटा दी गई है। चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, मिनिमम पेड अप कैपिटल नाउ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, फाइन, ओके। 1% कंपनी की बात करते हैं तो 1% कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होंगे, मैक्सिमम भी 1 होंगे, एंड 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, क्या बताया था आपने इसको? सेक्शन 8 कंपनीज, अ पर्सन और एन एसोसिएशन रजिस्टर्ड। अच्छा ये बताओ, जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं इनको क्या किसी से लाइसेंस लेना पड़ता है? क्या कहा जाता है इनको? लाइसेंस्ड कंपनीज भी कहते हैं, और इनको लाइसेंस लेना पड़ता है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि हम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए इनको लाइसेंस्ड कंपनीज भी कहा जाता है। अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8, देखो लिखा है लाइसेंस लेना पड़ता है इनको सेक्शन 8 के अंडर कंपनीज एक्ट के, और जिनका ऑब्जेक्ट क्या है? वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वहीं पे लिख लो इट हैज टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए इनको लाइसेंस्ड कंपनी भी कहा जाता है। हो गया यहां तक? अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी बताइए कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जिसमें 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कि स्टेट गवर्नमेंट का? सेंट्रल का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे है, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा बताइए, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को क्या कहेंगे?
गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या मानी जाती है? गवर्नमेंट कंपनी। अभी पढ़ेंगे हालांकि कि सब्सिडरी क्या होता है। फॉरेन कंपनी बताइए कौन सी कंपनी हुई? फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बताओ अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो हम क्यों पढ़े उसके बारे में? हमसे क्या मतलब? बिकॉज इट इज हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। Foreign company is a company which is incorporated outside India and having place of business in India. बिजनेस कर रही है इंडिया में, बनी हुई है इंडिया के बाहर। और एक बात बताओ, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में ही बनी हुई है वो कौन सी कंपनी हुई? इंडियन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनी देखिए कौन सी कंपनी हुई? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated outside India and which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode. चाहे वो खुद बिजनेस कर रही हो, चाहे एजेंट के थ्रू कर रही हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हो, या किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी अगर वो इंडिया में कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। ठीक है। ओपीसी बताओ प्राइवेट कंपनी थी कि पब्लिक कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी। ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 1। और मैक्सिमम? पब्लिक में मिनिमम मेंबर बोली लगाते हैं इसमें 2, 3, 7, 10। हमने पूछा पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी 3। ठीक है, आज घर जाना यही बोलते बोलते जाना। चलो एसोसिएट कंपनी की बात करते हैं। व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी? अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कितना शेयर लिए हो? 20%। मार्क कर लीजिए, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यानी अगर मेरा आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन आप मेरी सब्सिडरी नहीं हो तो आप मेरी क्या हो? एसोसिएट। यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी अगर हम आपकी कंपनी में 20% ऑफ द वोटिंग पावर लिए हैं तो आप मेरी एसोसिएट हो गए। ठीक है। और अगर हम आपकी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर लिए हैं तो आप मेरी क्या हो गए? सब्सिडरी। यानी आप ध्यान से समझिए, एक कंपनी ऐसे समझिएगा, ए कंपनी बी कंपनी में मान लीजिए 10% वोटिंग पावर लिए हैं, तो बताइए इन दोनों में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। अगर ए कंपनी बी कंपनी में 25% वोटिंग पावर लिए हैं तो ये दोनों क्या हैं? एसोसिएट्स, क्योंकि एसोसिएट्स के लिए लिमिट कितनी होती है? 20%। और अगर ए कंपनी बी कंपनी में लेट से 60% वोटिंग पावर लिए हैं तो बी उसकी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। ओके। 20% से 50% तक अगर कंट्रोलिंग है तो एसोसिएट, 50% से ज्यादा अगर हम आपकी कंट्रोलिंग लिए हैं तो आप मेरी सब्सिडरी। तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिए हुए है तो वो दोनों एक दूसरे की एसोसिएट माने जाएंगे। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कितना हुआ? 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ओके। कौन कौन सी कंपनीज पढ़ ली अभी तक बताइए? सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, देन 1% कंपनी, देन सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का और कौन सा नाम था? लाइसेंस्ड कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और किसके बारे में पढ़ा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बताइए कौन सी थी? 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट? ये बताइए, नॉट लेस देन 51% है, नॉट मोर देन 51% है कि 51% है? ये ध्यान नहीं दिया आपने, देख कर आइए गवर्नमेंट कंपनी में लाइन क्या लिखी है? नॉट लेस देन। इसका मतलब हमको एक बात बताओ, एक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ऑफ वोटिंग पावर लिए हैं, इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी?
आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक कंपनी में गवर्नमेंट इज होल्डिंग 50% ऑफ द वोटिंग पावर, इज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी? नो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में लिमिट कितनी है? नॉट लेस देन 51%। ठीक है, इतनी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, लॉ है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी थी? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके, होल्डिंग अच्छा, एसोसिएट, एसोसिएट में बताइए कितना परसेंट था? 20% ऑफ वोटिंग पावर। फिर आती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अगर हम आपकी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर लिए हुए हैं तो हम हो गए होल्डिंग और आप हो गए मेरी सब्सिडरी। और मेजॉरिटी शेयर के लिए डेफिनेशन देखिए कितनी है। होल्डिंग कंपनी में लिखा है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सब्सिडरी की डेफिनेशन। सब्सिडरी में देखिए दो पॉइंट्स हैं। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रही हो, मतलब मेरी कंपनी डिसाइड करेगी कि आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, कौन डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कौन डायरेक्टर रिमूव करना है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं, तो हम हो गए होल्डिंग और आप हो गए हमारी सब्सिडरी। या फिर एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी अगर हम आपकी कंपनी में 1/2 यानी 50% से ज्यादा वोटिंग पावर लिए हुए हैं तो आप हो गए सब्सिडरी और हम हो गए होल्डिंग। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी के लिए दो चीजें देखी जानी है। पहला क्या देखना है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हम कंट्रोल कर रहे हो, एंड मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर अगर हम लिए हुए होंगे तो हम हो गए होल्डिंग और आप हो गए सब्सिडरी। अगर होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ए ऑप्शन दिया है होल्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, बी ऑप्शन दिया है हैविंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट, सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। क्या लगाएंगे? बोथ ए एंड बी। दोनों कंडीशंस को चेक करना है। मतलब वैसे तो और है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कब किसी कंपनी को सब्सिडरी कहा जाएगा, या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन होल्ड कर रहे हो या फिर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर लिए। ठीक है, समझ आ गया होल्डिंग सब्सिडरी? ओके, एसोसिएट में कितनी लिमिट थी? एसोसिएट में कितनी लिमिट थी? 20%। और सब्सिडरी के लिए कितनी लिमिट थी? 50%। ओके, आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो स्मॉल कंपनी, और इसमें एक अमेंडमेंट है भी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में एक चेंज है। पहले तो हमको बताओ, स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी? स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? प्राइवेट की पब्लिक? पब्लिक, पढ़ के बता दो। पब्लिक की प्राइवेट? बोली लगवा लें, जिस पे ज्यादा वो मान लेते हैं। आपका अपना एक कंपनी लॉ है ना, आपने खुद का भी एक एक्ट लिखा है, हमारा कंपनीज एक्ट। अरे भाई, पहली लाइन में लिखा है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो क्या हुई? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के दो बाइफरकेशंस हैं, एक 1 पर्सन कंपनी और एक स्मॉल कंपनी। पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के हिसाब से प्राइवेट कंपनीज को क्लासिफाई किया गया है स्मॉल कंपनी में। यानी वो कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कम होता है, जिनका टर्नओवर कम होता है, उनको क्या कहा जाता है? स्मॉल कंपनी। तो डेफिनेशन क्या थी? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड। ये लिमिट आपने याद करी होगी कि हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस से कम है और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से कम है, उसको स्मॉल कंपनी कहा जाता था। ये याद आया आपको? अच्छा, अमेंडमेंट आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस, क्योंकि पुराना ही नहीं याद है तो अमेंडमेंट का क्या मतलब है ना? अमेंडमेंट तो तब समझ में आया जब पुराना याद हो, अब ये नया हो गया है। ये लिमिट होती थी पहले। स्मॉल कंपनी उस कंपनी को कहते थे जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो या जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। ये 50 लाख वाली जो लिमिट है ये अब हो गई है 2 करोड़, उसको काट के लिखिए 2 करोड़। और टर्नओवर की जो 2 करोड़ वाली लिमिट है वो अब हो गई है 20 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, 2 नंबर तो ले ही आना।
ये वाला क्वेश्चन तो सही कर ही देना कम से कम। मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम 10 करोड़ है, जो मैक्सिमम में चेंज नहीं आया है, लेकिन मैक्सिमम का मतलब इसका देखो मतलब क्या हुआ, अभी 2 करोड़ है, अगर कभी फ्यूचर में बढ़ाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ के पार नहीं निकल सकता। हाँ हाँ, एनुअली है बेटा, पेड अप कैपिटल तो साल में ही देखा जाएगा और टर्नओवर पूरे साल का देखा जाएगा, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल स्मॉल कंपनी का फिलहाल जो लिमिट हो गई है वो कितनी है, 2 करोड़, और ये अगर कभी फ्यूचर में इंक्रीज होगी तो मैक्सिमम हो सकती है 10 करोड़। सेकेंड पॉइंट पे अगर आप देखें तो आज टर्नओवर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, ये पहले थी, अब कितनी हो गई है 20 करोड़, और ये अगर कभी फ्यूचर में इंक्रीज होती है तो हो सकती है विच विल बी मैक्सिमम 100 करोड़। वैसे आप ध्यान ये वाली रखना, ये 100 करोड़ और 10 करोड़ तो मैक्सिमम लिमिट है, आप 2 करोड़ और 20 करोड़ ध्यान रखेंगे। स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ हो, मतलब 2 करोड़ से कम हो, और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम हो। हमको लॉजिकली एक बात बताइए, इस अमेंडमेंट से, ठीक है, लेट मी सी आपका दिमाग कितना वर्क कर रहा है, इस अमेंडमेंट से ज्यादा कंपनीज स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गई हैं कि कम हो गई हैं? ज्यादा। पहले सिर्फ वो कंपनी स्मॉल कंपनी कही जाती थी जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो, लेकिन अब वो कंपनीज भी स्मॉल कंपनी कही जाएंगी जिनका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम हो। इसका मतलब अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, पहले ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब वो कंपनी भी स्मॉल कंपनी मान ली जाएगी, और स्मॉल कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, ठीक है। इसलिए अब प्रोविजन को रिलैक्स किया गया है और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को इस परव्यू में डाल दिया गया है। ओके, तो पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी हो गई, 2 करोड़, एंड टर्नओवर की लिमिट कितनी हो गई, 20 करोड़। इससे कम वाली जो कंपनीज हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। डन, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी थी? इनएक्टिव, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। कह रहे हैं वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट एंड, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं उस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ऐसी इनएक्टिव कंपनीज को क्या कहा जाता है, डोरमेंट कंपनीज। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, ये भी मार्क कर लेना, इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या हुआ। कह रहे हैं इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 सालों से अगर उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए हैं, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करे हैं पिछले कितने सालों से, 2 सालों से, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या मान लेंगे, डोरमेंट कंपनी। ओके, नेक्स्ट आइए, निधि कंपनी। ये कौन सी कंपनी थी? निधि कंपनी कौन सी कंपनी थी बताइए? जो मेंबर्स आपस में बनाते हैं अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करने के लिए, निधि कंपनी। अच्छा बताइए, निधि कंपनी किसकी तरह काम करती है, बैंक की तरह, लेकिन फर्क क्या होता है बैंक में और निधि कंपनी में, बताइए? बैंक आउटसाइडर्स के भी डिपॉजिट्स ले लेता है, लेकिन निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ किसके डिपॉजिट्स लेती है, मेंबर्स के। निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ डील करती है, जबकि बैंक कैन डील विद द आउटसाइडर्स। तो बिल्कुल बैंक की तरह ये अपने मेंबर्स का डिपॉजिट्स लेती है और उनको लोन्स दे देती है। निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि with the object of cultivating the habit of thrift and saving among its members, receiving deposit and lending to its member। ये अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लेगी और उनको लोन्स देगी। ओके, निधि कंपनी सुना था आज से पहले? कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग चीज हुई बेटा, निधि कंपनी इज अ कंपनी अगेन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट।
कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कह सकते हैं निधि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अंडर कंपनीज एक्ट, निधि कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, अच्छा प्रोड्यूसर कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, किसकी एसोसिएशन होती है बताओ, प्रोड्यूसर्स की। जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिल के अपनी वैसे ही जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वैसे ही प्रोड्यूसर्स ने मिल के अपनी एक एसोसिएशन बनाई और उस कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करा लिया, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, सो बेसिकली इसके जो मेंबर्स होते हैं, अंडरलाइन कर लो, द मेंबरशिप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इज ओपन टू सच पीपल who themselves are primary producers। जो खुद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ही लोग मिलके अपनी कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में देख रहे थे, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी होती हैं। और एक लास्ट में एनबीएफसी है, ये कौन सी कंपनी होती है बताइए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये कंपनी बैंक नहीं होती है लेकिन ये काम करती है फाइनेंसिंग का, लोन्स देने का काम करती है। तो हर वो कंपनी जो लोन लेने देने का काम करती है लेकिन वो बैंक नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन क्या बेटा, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड है वो एनबीएफसी ही है। ठीक है, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सो इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट which is engaged in the business of loans, advances, acquisition of shares, stock, bonds, debentures, etc. Any doubt? Types of companies कर लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग बढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब देखिए हम लोगों ने ये तो देख ही लिया कि पब्लिक कंपनी में 7 और मोर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर होते हैं, और 1% कंपनी में 1 मेंबर होते हैं। कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर बताइए क्या हुआ, लिमिटेड बाय शेयर लाइबिलिटी किस अमाउंट तक लिमिटेड होती है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। व्हाट इज अ गारंटी कंपनी, इसमें वैल्यू किस पे लिमिटेड होती है, द गारंटी विच इज गिवन बाय द मेंबर्स। तो मेंबर्स ने मेमोरेंडम में जितनी अमाउंट ऑफ गारंटी लिखी है उतना ही उनसे मांगा जा सकता है। क्या बता सकते हो ये पैसा उनसे कब मांगा जाता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, और अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें लाइबिलिटी में कोई लिमिट नहीं होगी। ओके, व्हाट इज स्पाइस, मसाले नहीं पूछ रहे हैं, स्पाइस एक फॉर्म होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइस। याद आया, कौन सा फॉर्म था, INC 32, राइट। चलो इतना तो याद आया। देखिए लिखा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म होता है INC 32, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइस। क्या आप बता सकते हो नेम को रिजर्व करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है, पता नहीं इसमें है कि नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, शायद आ जाए एग्जाम में। नेम को रिजर्व करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है, लिख लीजिए, रन एप्लीकेशन इज यूज्ड, रिजर्व यूनिक नेम। Run application is used for reserving name of a company. For reserving name of the company. ठीक है, स्पाइस का ही वैसे तो अब एडवांस्ड वर्जन चलता है, स्पाइस प्लस। अच्छा, व्हाट इज अ डिन, डिन क्या होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसको लेना पड़ता है डिन, डायरेक्टर्स को। हर डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर शुड बी हैविंग अ डिन। ठीक है, और डिन फाइल होता है कौन से फॉर्म में, एनी आइडिया, DIR 3 लिखो, डिन इज फाइल्ड इन फॉर्म नंबर DIR 3। अब आप कह रहे हैं मैम ये तो गलत बात है, ये सब तो नहीं बताया गया था। DIR 3 MCQ में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक लाइन और लिखो, अ फॉर्म एजाइल प्रो
लिखिए एजाइल प्रो, AGILE प्रो is also used for a form. Agile Pro is also used for incorporating the company which is linked to Spice Plus, थके तो नहीं? ब्रेक लेना है 5 मिनट का कि शैल बी कंटिन्यू ना? ओके चलो, हमें लगा पढ़ने की आदत नहीं ना ज्यादा आपके, तो घबराहट ना होने लगे, चक्कर ना आने लगे, वॉमिट ना फील होने लगे, तो हमने कहा बता देना जब ऐसा लगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द शेयर कैपिटल. बताइए व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है या द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द कंपनी कैन रेज द कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल को और क्या नाम होता है? नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल. ठीक है. व्हाट इज इशूड कैपिटल? कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं पब्लिक को, वो कौन सी होती है? इशूड कैपिटल. लेकिन कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं, क्या जरूरी है लोग सारे के सारे सब्सक्राइब कर लें? नो. लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया वो कौन सा होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए के शेयर में कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए, ये कौन सी कैपिटल हुई? कॉल्ड अप कैपिटल. लेकिन जितने रुपए मंगाए क्या जरूरी है पूरे के पूरे दे दिए जाए? नो. 8 रुपए में से शेयर होल्डर्स ने 6 रुपए पे करे, वो कौन सी हुई? पेड अप कैपिटल. तो क्या आप बता सकते हो 2 रुपए क्या हुआ? 8 रुपए मंगाए गए थे, 6 रुपए दिए, 2 रुपए कॉल्स इन अरियर. याद आया? कॉल्स इन अरियर. 8 रुपए मंगाए गए थे, 6 रुपए दिए, कॉल्स इन अरियर. और एक बात बताओ, 8 रुपए मंगाए गए थे, 10 रुपए दे दिए, कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, तो ये होता है पेड अप शेयर कैपिटल. ओके, 2 टाइप्स ऑफ शेयर कौन कौन से होते हैं बताइए? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का राइट होता है? सोच रहे हो कि पूछ के बताओगे उनसे? डू दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड? दे डोंट हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड? दे हैव अ राइट. अरे एक आंसर बता दो भाई. नहीं होता है तो किस बात के लिए कंपनी में आए हैं? प्रॉफिट मिलेगा. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड? डिविडेंड इज एट अ फिक्स्ड रेट. अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिविडेंड. अच्छा ये बताओ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो ही प्रॉफिट का हिस्सा जब शेयर होल्डर्स को बंटता है तो वो डिविडेंड हो जाता है. दैट इज द सेम थिंग. प्रॉफिट कंपनी को हुआ, अब कंपनी अपने सारे खर्चे और सब कुछ करने के बाद लास्ट में अगर पैसा बचता है तो किसको देती है? शेयर होल्डर्स को. एंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज ओनली नोन एज डिविडेंड. शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड का राइट होता है, ठीक है, प्रेफरेंस के पास भी होता है, इक्विटी के पास भी होता है. वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी के पास. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू वोट. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं. ये पढ़ा है आपने? पढ़ा है? कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं? आपने बोला पढ़ा है, हम तो नहीं कराने वाले थे, तो एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है. 2 सिचुएशंस होती हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. पहली सिचुएशन तब जब उनके अधिकार इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कंपनी में कोई ऐसा डिसीजन हो रहा हो जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ही अधिकार इफेक्ट हो रहे हो, तो वो वोट कर सकते हैं. एंड सेकेंड, जब उनका डिविडेंड 2 साल से ज्यादा अरियर हो चुका हो, यानी 2 साल से ज्यादा हो गया, उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, देन दे विल हैव अ राइट टू वोट. इन 2 सिचुएशंस के अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू वोट. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 प्रेफरेंस भी मिलते हैं. बताओ क्या? जब डिविडेंड बढ़ता है तो पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस को. और जब कंपनी बंद हो रही होती है और कैपिटल वापस होता है तो भी पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस को. एंड देयरफॉर दे आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देखो लिखा है 2 प्रेफरेंस मिलते हैं, डिविडेंड का पेमेंट और रीपेमेंट.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअली उनको डायरेक्टर्स कहते हैं और कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या आप ये बता सकते हो डायरेक्टर्स कैन बी नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल बोथ, और डायरेक्टर्स हैव टू बी नेचुरल पर्सन्स? क्या कोई कंपनी किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकती है? बताइए, कैन अ कंपनी बिकम अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी? नो, डायरेक्टर विल ऑलवेज बी अ नेचुरल पर्सन। देखो, कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को कुछ नेचुरल लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वो किसको रखते हैं? डायरेक्टर्स को। अच्छा बताइए, कैन अ कंपनी बी अ शेयर होल्डर ऑफ अनदर कंपनी? आज एकदम दिमाग की बत्तियां जल रही हैं ना, एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो गया, सारे दिमाग इधर से उधर हो गया पूरा। बताइए, क्या कोई कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? यस, but a company cannot become a director of any company because director always has to be a natural person. Company is an artificial person and managed by human being. The people who run it are known as board of directors. Directors are collectively known as board. Okay. अब ये वाले पॉइंट देखिए, ऑल्दो ये हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर्स होंगे। कैन यू टेल मी हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर? 15। एक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विल बी 15, और अगर वो चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन? शेयर होल्डर्स परमिशन। कितने शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए? देखो, रेजोल्यूशन का मतलब होता है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। 2 तरीके की अप्रूवल होती है शेयर होल्डर्स की, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर 51% लोग फेवर में हो तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, और अगर 75% लोग की मेजॉरिटी चाहिए तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। तो बताइए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, गलत ना बताना, एक बार में सही बताना। प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 200 डायरेक्टर पूछा है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15, पब्लिक में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15। अब ध्यान से बताना, ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम 15। ओपीसी आते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है 1। 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 ही होंगे, चाहे किसी भी तरीके की कंपनी हो। ठीक है, फाइन, ओके। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की। ओके, कह रहे हैं वेयर देयर इज नो प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल्स देन द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है वो ही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिए जाते हैं। तो या तो आर्टिकल्स में लिखा होगा कि कौन फर्स्ट डायरेक्टर होगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो जिन लोगों ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है वो ही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये सब पढ़ा है ना डिटेल में? ओके, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर। किसी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 51% मेजॉरिटी। हम लोग लॉ की लैंग्वेज में इसको कहते हैं वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। दैट इज द सेम थिंग, 51%। ओके, अच्छा, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड की बात करते हैं। ओके, पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए? 30 डेज। कह रहे हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी जिस दिन हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से कितने दिन के अंदर पहली मीटिंग हो जानी चाहिए? 30 दिन के अंदर। और उसके बाद बताइए एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग हो, और 2 बोर्ड मीटिंग में 120 डेज से ज्यादा का गैप ना हो। याद आया ये प्रोविजन? पहली बोर्ड मीटिंग
विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। व्हाट अबाउट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, इनमें एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? पढ़ के देखिए। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में एक साल में कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? 1 और 2? लिखा तो 1 है, ये देखो 1 इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। आधे साल में एक मीटिंग तो पूरे साल में 2 मीटिंग। ओके, हर 6 महीने में एक मीटिंग। इसका मतलब प्रोविजन समझिए नटशेल में। नॉर्मल कंपनीज के केस में पहली बोर्ड मीटिंग कितने टाइम में हो जानी चाहिए? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक साल में कितनी मीटिंग्स? 4, और 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, इनके केस में एक साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। एंड ये 90 डेज क्या लिखा है? गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन, ऊपर था मोर देन, यानी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में एक साल में 2 मीटिंग हो और 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप हो, और ऊपर लिखा था 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। ठीक है, याद हो गया प्रोविजन? पक्का रिपीट करें एक बार। नॉर्मल कंपनीज के केस में पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में? 30 डेज। नॉर्मल कंपनीज में एक साल में कितनी मीटिंग? 4। 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एक साल में 2 मीटिंग और 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप हो। ओके फाइन। ओके, एक और प्रोविजन, व्हाट डू वी मीन बाय quorum? What is quorum? Maximum नहीं, minimum. Minimum number of members required to constitute a meeting. किसी भी मीटिंग को करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत है? बोर्ड मीटिंग का कोरम मार्क कर लीजिए, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher. यानी जितने टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 या 2 डायरेक्टर्स whichever is higher is the quorum for board meeting. कितना कोरम हुआ? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, और लिखा है पढ़ के बता दो, दिमाग नहीं लगाना, इजी क्वेश्चन पूछ लिया। कोरम कितना होना चाहिए बोर्ड मीटिंग का? 1/3 ऑफ टोटल और 2 whichever is higher. ठीक है, फाइन। ओके, शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात करते हैं। कितने तरीके की मीटिंग होती हैं शेयर होल्डर्स की? बेसिकली 2 तरीके की, वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन बेसिकली 2 तरीके की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वो कौन सी मीटिंग होती है जो साल में एक बार होती है? गेस करके बताओ, बहुत टफ क्वेश्चन है, सोच के बताना। एनुअल जनरल मीटिंग, और एक ऐसी मीटिंग जो जब कभी कोई अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करना हो तब होनी हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट टू डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। मार्क कर लीजिए, एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड once in each calendar year. Subsequent annual general meeting should be held within 6 months from the date of closing of relevant financial year. जहां पे लिखा है ना subsequent annual general meeting 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, वहीं पर एक लाइन लिखो, first annual general meeting should be held, लिखिए यहां पर लिख लो, first annual general meeting should be held within 9 months. लिखा है क्या कहीं? लिखा होगा भैया, मिला कहाँ लिखा है? हाँ वही हमें लगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कंपनी बनने के बाद जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो 9 months के अंदर हो जानी चाहिए। कैन यू टेल मी फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? हाँ, मार्च, 31 मार्च। वहां से 9 months कितना हुआ? काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहली एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जानी चाहिए,
और सब्सिक्वेंट पहले साल के बाद बाकी सारी जितनी मीटिंग्स है वो कब तक हो जानी चाहिए? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो क्या आप हमें बता सकते हो कब तक हो जानी चाहिए? काउंट करो महीने, कैलेंडर बचपन में याद किया था, मंथ याद है आपको? अक्टूबर 6 months, सितंबर 30 सितंबर, अप्रैल मई जून, ये पता ये है आपके हाथ में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इसी में डाउट हो गया, ये कैसे? ये तो बेटा महीने, इसमें हमने कुछ नहीं बनाया। ओके, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 months के अंदर हो जानी चाहिए, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग 6 months के अंदर हो जानी चाहिए। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए? 15 months से ज्यादा का गैप ना हो। मिल गया सबको? सबकी बुक में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? हमें लगा थोड़ा सा एकदम डिस्टर्ब ना हो गए हो तो थोड़ा नॉर्मल बातें की जाएं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। उसके अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। एक्चुअली इसमें आपकी गलती नहीं है। आई नो आप खुश हो गए, मैं पता हमारी गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है, आपको पता है आपका ये एक चैप्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में 1000 पन्ने की एक किताब है, ओनली 1 चैप्टर। उन्होंने करा क्या है, फुल कंपनी लॉ को कंसाइज करके दे दिया है। सो डेफिनेट, और यही चीज आपके एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ की किताब है, कंपनी लॉ का एक सब्जेक्ट है, दैट इज ऑफ अराउंड 1000 पेजेस। 1000 पन्ने की इतनी मोटी सी किताब है कंपनी लॉ की, और उस किताब में यही चैप्टर है। आपके में शायद 15, 20, 25 पन्नों का चैप्टर होगा, और वहां 1000 पन्ने का है। तो यही सब कुछ है विद वेरी मच डिटेल। तो उन्होंने करा क्या है, इतना कंसाइज कर दिया, सोचो एक एक लाइन में सब कुछ दे दिया। ये सब चीजें डिटेल में पढ़ोगे अभी एग्जीक्यूटिव के अंदर, बट इन डिटेल। यहां तो आप बस एक एक लाइन पढ़ के चल रहे हैं, और इसलिए हम सिर्फ वो पॉइंट्स आपको रिवाइज कर रहे हैं जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वरना लॉ इतनी ऊपर ऊपर से नहीं है। लॉ से ज्यादा डीप में कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सबसे इन डेप्थ सब्जेक्ट इज लॉ। तो ये सब कुछ बहुत डेप्थ में है। अभी हम रिवाइज आपको सिर्फ वो चीजें करा रहे हैं जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर। ओके, वापस आए अब। एनुअल जनरल मीटिंग पहली कितने टाइम में हो जानी चाहिए? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग 6 months फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम कितना गैप? 15 months से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अच्छा हमको बताओ, पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए? 30 days। याद रखना, वो बोर्ड मीटिंग है, ये जनरल मीटिंग है। एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग? 4। और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ओके फाइन। नेक्स्ट कह रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई जाती है? कह रहे हैं बिजनेस आवर्स में बुलाई जाएगी, ठीक है, 9 बजे से 6 बजे के बीच में, एंड इट शुड नॉट बी ऑन अ नेशनल हॉलीडे। यानी नेशनल हॉलीडे वाले दिन एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। नेशनल हॉलीडे कौन सी हॉलीडे होती है? नेशनल हॉलीडे कितनी होती है हमारी कंट्री में? बताइए, हाउ मेनी नेशनल हॉलीडेज वी हैव? बचपन से छुट्टियां ही बना रहे हो, बताओ। 3 नेशनल हॉलीडे होती हैं सिर्फ। अब आप गेस कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो एक तो मेरा बर्थडे, एक हमारे दोस्त का बर्थडे, एक हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, है ना। 3 नेशनल हॉलीडेज होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। बाकी जितनी छुट्टियां होती है ना वो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। नेशनल हॉलीडे 3 होती है। एनुअल जनरल मीटिंग नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं हो सकती। ओके, कहाँ होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है ये मीटिंग, ठीक है। कहाँ होगी मीटिंग? रजिस्टर्ड ऑफिस में, या एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीएसआर की। क्या आप हमें बता सकते हो सीएसआर क्या होता है? हाँ, एब्सोल्युटली। कंपनीज ने रिसोर्सेज लिए हैं सोसाइटी से, इसलिए कंपनी की जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के तरफ, और इसलिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे चैरिटी करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। किसके लिए ये करना मैंडेटरी है? इंपॉर्टेंट मार्क करो, किसके लिए मैंडेटरी है? एवरी कंपनी हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ 500 crore और मोर, टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 crore और मोर,
और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इनको CSR कमेटी बनाना जरूरी है। किसके लिए मैंडेटरी है CSR कमेटी बनाना? सबसे पहली लिमिट बताइए, नेटवर्थ कितनी हो 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा। इनको CSR करना जरूरी है। क्या आप बता सकते हो इनको कितना CSR करना होता है? लेट मी सी यू रिमेंबर और नॉट। कितना % करना जरूरी है? किसी को याद है? कुछ बच्चे ऑनलाइन में बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के बता रहे होंगे, ऑफलाइन वाले नहीं बता पा रहे हैं। कितना %? 2%। पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। देखिए कहीं लिखा होगा, हाँ यहां पर मार्क करो, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 2% के बराबर इनको चैरिटी में लगाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो ये 2% वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, 2 बातें याद रखना CSR में। पहली बात, किसके लिए मैंडेटरी है? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो। और इनको कितना लगाना कंपल्सरी है? कितना लगाना? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। ठीक है, 2 लिमिट बताइए CSR की। पहली लिमिट क्या थी CSR की? इधर कॉन्सेंट्रेट करिए, तुरंत ध्यान भटकता है आपका। हाँ, 2 चीजें याद करनी है CSR में। किसके लिए CSR मैंडेटरी है? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो। इनको कितना पैसा लगाना है CSR में? 2%। किसका 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। फाइन, ओके। बाकी और कुछ ना करना CSR में, बाकी एग्जीक्यूटिव में करना बस। इसके बाद बिजनेस एथिक्स है। आई डोंट थिंक एथिक्स में कोई प्रॉब्लम होगी। एथिकल डिलेमा क्या होता था बताइए? हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आप ये चैप्टर रिवाइज करते थे तो यहां तक आते आते थक जाते थे, तो यहां तक कभी पहुंचे ही नहीं। ऐसा ही ना? ये कर लेते थे। अच्छा, हमें ऐसी ही फीलिंग आई। ये CSR हमें ऐसा लग रहा है 2% आपने पहली बार सुना ऐसा। अच्छा, एथिकल डिलेमा क्या होता है? चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब एक डिलेमा की सिचुएशन हो कि करें कि ना करें, दैट सिचुएशन इज नोन एज एथिकल डिलेमा। और ये एथिकल डिलेमा हाँ, एथिकल डिलेमा एक सिचुएशन है जिसमें हम चूज करेंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ऐसी सिचुएशन को चूज करने के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आएंगे कंपनी के अंदर। आई थिंक दैट्स इट। सो फाइनली सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड। मुझे लग नहीं रहा था वी वुड बी एबल टू डू, बट आपने आगे के पोर्शन में काफी साथ दिया हमारा। ठीक है, तो आपके इस सहयोग के लिए थैंक यू सो मच। ये बताओ, कुछ रिवाइज हुआ चैप्टर? कुछ बेनिफिट हुआ? कुछ प्रोविजंस याद हुए? तो बताओ, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? अब जल्दी जल्दी पूछेंगे, सारे आंसर बताना। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर 2, पब्लिक में मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन पब्लिक और प्राइवेट 15, ओपीसी में मिनिमम मेंबर 1, ओपीसी में मैक्सिमम मेंबर 1, ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम डायरेक्टर 15। ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स, पहली बोर्ड मीटिंग 30 डेज, 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग, उनके बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। ओपीसी डोरमेंट स्मॉल कंपनी के केस में 1 साल में 2 मीटिंग, जिनके बीच में कम से कम 90 डेज का गैप हो। एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल में कितनी बार? 1 बार। पहली एनुअल जनरल मीटिंग 9 months from the end of financial year, subsequent annual general meeting
6 months from the end of financial year. बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना था? 1/3 of total members or 2, whichever is higher. ठीक है. एसोसिएट कंपनी कौन सी थी? 20%. एक कंपनी दूसरी कंपनी में कितना कंट्रोल कर रही हो? 20%. ठीक है. सब्सिडरी कब थी? 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो या कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिए हुए हो. डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी थी? इनएक्टिव कंपनी. ठीक है. और सीएसआर में कितना परसेंट पैसा लगाना पड़ता है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years. ओके फाइन. टेस्ट कब है आपका? मंडे. ठीक है. अब ये चैप्टर आप अपने आप रिवाइज कर लेना. हाँ बेटा. वन आवर में नहीं बेटा, 2 hours में. 2 hours में नहीं 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 120 मिनट का होता है. ठीक है. 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होता है. 2 घंटे में 35 35 35 35 35 35 35 35. अच्छा 190. हाँ दोनों मिला के 35. सारे पेपर में 35 35 होंगे. 35 क्वेश्चन 50 नंबर. 35 क्वेश्चन 50 नंबर. ठीक है. करंट अफेयर्स वाले में 35 करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, शायद 10 या 15 आएंगे, है ना. हाँ रिमेनिंग नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चन या जो इजी वाले होते हैं ना वो सब आएगा प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल के नाम पर. सो बेसिकली 2 hours विल बी देयर. ठीक है. क्वेश्चन इस हिसाब से करना, कॉम्प्रिहेंशन पहले अटेम्प्ट मत करना. जो क्वेश्चन एक एक बार में आता जा रहा है उसको करते जाइएगा और आगे मूव करते जाइएगा. ठीक है. जो बड़े क्वेश्चन जैसे आई वुड इवन सजेस्ट लॉजिकल रीजनिंग में भी जो क्लॉक कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगना है वो पहले मत करना. पहले पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ क्वेश्चन आप पहले कर लोगे. यू हैव टू डू वेरी स्ट्रेटेजिकली. स्कोरिंग बहुत अच्छा करना और ये बिल्कुल ना करना कि एक पेपर पूरा छोड़ दिया. इंडिविजुअली भी 40% लाना जरूरी है. ठीक है. तो 200 में से 100 तो लाने ही है और इंडिविजुअली भी लाने. तो आपने पहला क्वेश्चन इंग्लिश का देखा, आपको आता था, आपने टिक लगा दिया, या अगर आपको डाउट था तो रिव्यू के लिए रख दिया कि लास्ट में हमको याद रहे. अगर आपका पूरा पेपर हो जाए तो भी सबमिट नहीं करोगे, एक बार पूरा रिवाइज करोगे इफ यू आर हैविंग टाइम ऑब्वियसली, और टाइम होगा. ठीक है. तो जितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है टाइम लगेगा, क्लॉक कैलेंडर, रीजनिंग या इकोनॉमिक्स में मान लो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने को, क्योंकि आपको पता होगा कि पेन पेपर सॉल्व करना, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउड नहीं है. ठीक है. तो माइंड से करना है तो इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा. ओके. बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एकदम रिलैक्स्ड रहो. ठीक है. बस ये है अटेम्प्ट सारे करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नहीं 120 मिनट्स पे ऑटोमेटिक सबमिशन है. हाँ 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 120 मिनट होते ही वो घड़ी चलेगी ऊपर. जैसे आपके ऐप में टेस्ट आता है घड़ी चलती ना, घड़ी चलेगी ऊपर, वो ध्यान रखना. 120 मिनट होते ही ऑटोमेटिक सबमिशन है. तो उसके पहले 5 मिनट पहले एकदम अलर्ट हो जाना, जहां हो जितना हो उतना करके सबमिट कर देना. ठीक है. फाइन. और ये मत करना कि पहले आंसर सोच सोच के रखते लास्ट में लगाएंगे. लगा देना, लगाते चलना, पता चला लास्ट में सबमिट ही हो गया. ओके. और पेपर ना चले तो पैनिक मत करिएगा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना. ठीक है. कई बार री एग्जाम भी होता है. जैसे मान लो 13 तारीख को कुछ बच्चों का नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नहीं चला, तो कई बार इंस्टीट्यूट अगले एक और दिन करा देता है. ठीक है. पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था लेकिन कई अटेम्प्ट में ऐसा हुआ भी है. तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा और जल्दी लॉग इन कर लीजिएगा. 30 मिनट्स पहले आई गेस बोला गया है ना, तो 30 मिनट्स पहले कर लीजिएगा. ठीक है. चलो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जो भी डाउट्स हो आप पूछ लीजिएगा. मंडे को आपका टेस्ट हम लेंगे. ऑफलाइन वाले बच्चे आके देना चाहें तो प्लीज आके दे दीजिएगा. अदरवाइज आई विल मेक द टेस्ट अवेलेबल ऑन द ऐप एज वेल. ठीक है. चलो थैंक यू.